नमस्कार मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूट्यूब पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मित्रों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र सीसैट का होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 33% अंक लाने होते हैं। उसके बाद आपकी सामान्य अध्ययन की प्रथम प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। अब प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि जिनके लिए कुल 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इन 150 प्रश्नों में से अगर हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 30 से 35 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं। हालांकि ये वेरी करता रहता है और ये डिपेंड करता है कि किस साल के पेपर में कौन सा सेगमेंट ज़्यादा आता है, कौन सा सेगमेंट कम आता है, लेकिन 25 से 35 के बीच में इतिहास के प्रश्नों की संख्या प्रायः रहती है। अब इतिहास के 3 सेक्शन हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे लगभग 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, जिससे कुल मिलाकर 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे अंत में प्राचीन भारत का इतिहास आता है, जिससे कुल मिलाकर 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रोफेसर राम शरण शर्मा की किताब अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ अगर एनसीईआरटी की किताब का सहारा मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए आपको अगर किसी बुक की सहायता लेनी है तो वो उपयुक्त बुक शायद मेरी समझ से सतीश चंद्रा की किताब होगी, जिसके साथ में आप एनसीईआरटी की किताब का अवलोकन करें तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आधुनिक भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की किताब के साथ साथ स्पेक्ट्रम की किताब का अवलोकन बहुत ही उपयोगी रहेगा। अब इन प्रश्नों को हम कैसे तैयार करें? सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर आते हैं। इसमें आप स्पेक्ट्रम की किताब के चैप्टर 8 से शुरुआत कीजिए और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक चैप्टर का अध्ययन करते जाइए। सबसे पहले चैप्टर 8 का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनको गहनता से देखने के बाद हमें लगता है कि इसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो एनसीईआरटी किताब के साथ पूरक के रूप में मिलाकर पूछे जाएं तो परीक्षा में हमारे सारे प्रश्नों को हल करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। भारत में सामाजिक क्षेत्र में जो अछूतोद्धार के कार्य किए गए हैं, जो महिलाओं की दशा में सुधार के कार्य किए गए हैं, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा कांड, इसके अलावा और भी सामाजिक सुधार के जैसे कार्य किए गए हैं, जैसे ठग प्रथा कांड और शिशुवध हत्या का अंत, ये सब टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, हेनरी बेबी एंडेरोजियो की यंग बंगाल आंदोलन और इसके अतिरिक्त जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब समाज सुधार आंदोलनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और इसके अतिरिक्त जो है
केशव चंद्र सेन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और जो है हेनरी बेबियन डिराजियो और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन सब पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पुनर्जागरण का जो काल है उसके पिता राजा राम मोहन राय कहे जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारत में सामाजिक सुधार की जो अलख जगाई थी उसको आगे के समाज सुधारकों ने आगे बढ़ाया, लेकिन इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने ही किया था। 1814 ईस्वी में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना के पश्चात 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और जो कि पूर्ववर्ती नाम ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना के अतिरिक्त प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनेस्टिस्ट, ये सब पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद पर सबसे अधिक बल दिया। उनके प्रयासों से ही 1929 ईस्वी में सती प्रथा के निषेध के लिए अधिनियम लागू हो सका। तो इस प्रकार हम देखते हैं समाज सुधार के क्षेत्र में जो सबसे मील का पत्थर था, वो मील का पत्थर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जा सकता है। उनके योगदान को इस दिशा में, भारतीय पुनर्जागरण की दिशा में इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि उन्हें भारत में भारतीय राष्ट्र पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को उस काल में शिक्षा में बड़ी कठिनाई होती थी। स्त्रियों को जो है पर्दे में रखा जाता था, उनको हमेशा दूसरे दर्जे का प्राणी माना जाता था, उनकी स्वतंत्रता सीमित थी, उनको जो है पुरुषों की तुलना में इन्फीरियर माना जाता था। और इन कुप्रथाओं के चलते बाल हत्या जैसी घटनाएं होती थी। नवजात शिशुओं की जो है जन्म लेने के बाद हत्या कर दी जाती थी। ये बंगाल और राजपूताना में ये काफ़ी मात्रा में प्रचलित था। इसका भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अंत किया था। उसके पश्चात जो है सती प्रथा का अंत किया गया। ये समाज सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे, और उसके बाद समाज सुधार आंदोलनों की सफलता के बाद जो इस पर अधिनियम लागू हुए, जो कानूनों के द्वारा इन पर अंकुश लगाया गया, उससे समाज में एक क्रांति आई। और समाज में उस क्रांति का परिणाम यह रहा कि देश में, समाज में एक नए चेतना का संचार हुआ और नई धारा बह उठी, और उस धारा के परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में अनेक सुधार हुए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। लोग स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों के सम्मान के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में उच्चतर स्थान मिला। इसके अतिरिक्त और जो कुप्रथाएं थी, जैसे अछूतोद्धार का कार्य है, जो समाज में सबसे निचले तबके के लोग थे, जिनको सबसे दोयम दर्जे का प्राणी माना जाता था, उनके भी उत्थान का कार्य शुरू हुआ। और इस संबंध में महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने सबसे पहले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना के बाद जो है उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किए। उनकी पत्नी श्रीमती ज्योतिबा बाई फूले, श्रीमती सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त करने वाली महिला रही हैं। सावित्रीबाई फूले ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दिया। और इसके अतिरिक्त जो है समाज सुधार के क्षेत्र में दयानंद सरस्वती का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिन्होंने मूर्त पूजा का निषेध किया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और अनेक सुधार किए। स्वामी विवेकानंद को हम कैसे भूल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का योगदान भारतीय पुनर्जागरण के काल में उस सितारे की तरह है जो है नॉर्थ स्टार की तरह, ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकता रहता है। उनका शिकागो के 1893 के शिकागो
विश्व धर्म सम्मेलन में दिया गया ऐतिहासिक भाषण आज भी भारतीयों को गर्व की अनुभूति का पल देने वाला एक ऐसा प्रकरण है जो कि अविस्मरणीय है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, समाज सुधार और कुरीतियों के प्रति लड़ने की जो चेतना जगाई थी वो अप्रतिम है, अनुकरणीय है, अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद के पश्चात इस क्षेत्र में ईश्वरचंद विद्यासागर का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए। वो पाश्चात्य शिक्षा की दिशा में और भारतीय संस्कृत शिक्षा की दिशा में कुछ समान रूप से उन्होंने अनुकरणीय काम किया और उनके प्रयासों का ही फल रहा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का भी उतना ही प्रसार हुआ जितना संस्कृत का उत्थान हुआ। और इसके अतिरिक्त जो है महादेव गोविंद रानाडे का प्रार्थना समाज, हेनरी बेबियन डिराजियो का यंग बंगाल मूवमेंट, इन सब का भारतीय समाज सुधार के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको कवर करना है। इनको एक के बाद एक इनका अवलोकन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको एक बार बता दें कि अभी हम इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो प्रस्तुत करेंगे।